देखो, कहीं भी आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, चेन्नई जाना है, तो आप सब लोगों का एक ध्येय होता है कि मुझे वहां पहुंचना है, चेन्नई पहुंचना है, जहाँ का अलग अलग घर के एक दूसरे को ना पहचानने वाले लोग हो, वो हवाई जहाज हो, रेलवे हो, उसमें आकर बैठ जाते हैं अपनी जगह। झगड़ने का सवाल कहाँ होता है। अब जनरल डिब्बा हो, उसमें भी एक दूसरे को धक्के मारकर घुस जाते हैं, अंदर बैठने के बाद इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि सबको वहां पहुंचना है। इनका प्रॉब्लम है, इनको कहाँ पहुंचना है मालूम नहीं। इनकी सबसे बड़ी समस्या वो है, क्या करना है वही पता नहीं है। मोदी को हराना है बस, लेकिन क्यों हराना है मुझे एक समझ में नहीं आता कि मोदी को क्यों हराना है। कोई समझो नॉनवेज खाने वाला है तो बोलता है बकरा काटना है, ठीक है, हम मन समझते हैं कि इसको बकरा खाना है, इसको मुर्गा खाना है। कोई बोलता है नहीं नहीं, मैं वेज, मैं गोभी या बैंगन वगैरह खरीदूंगा। इनको पता नहीं, खाना तो है, हजम होगा कि नहीं वो भी देखना पड़ता है, पकाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होते हैं। बस उनको मुझे नहीं नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है, क्या खाना है पता नहीं। तो देखो, कुछ भी कहीं भी एक जमावड़ा हो जाता है, गठबंधन बन जाता है, फैमिली बन जाती है, कोई त्योहार होता है, तो उसमें जो जो कुछ तय होता है उसका प्लानिंग होता है ना, एक्सीडेंटली नहीं। त्योहार कभी एक्सीडेंटल नहीं होता। ये सब जो कुछ बोल रहे कर रहे हैं वो एक्सीडेंटल है। चलो अब के लिए साथ बैठ जाते हैं, कल क्या होगा पता नहीं। तो इस ढंग से नहीं होता एक्सीडेंटल। अभी कॉकरोच जनता पार्टी बन जाती है, कहां से आई है, कहां से आई। वो सूर्यकांत बोले तो इसने कॉकरोच जनता पार्टी का एक स्टेटस डाल दिया या कुछ पोस्ट डाल दिया और बोलते हैं पार्टी बन गई। ऐसे पार्टी बनती है, फैमिली बनती है? नहीं बनती ना, नहीं बनती। कोई तय करता है कि मुंबई से दिल्ली के लिए ट्रेन छूटेगी, ये रेलवे पहले तय करती है, फिर आप उसमें सीट बुक करते हो, ना सीट मिल रही तो घुस जाते हो। लेकिन पहले एक बात तय होती ना कि ट्रेन निकलने वाली है। आपको याद होगा जब कोरोना चल रहा था, सब लॉकडाउन था, तो मुंबई में कहां से अफवाह फैल गई कि बैंड्रा टर्मिनस से दिल्ली के लिए वगैरह, कहीं लखनऊ के लिए ट्रेन जाने वाली। 10-15 हजार लोग इकट्ठा हो गए। वैसे कोई नहीं था, अफवाह थी। लेकिन क्यों इकट्ठा हो गए कि उनको मुंबई से निकल कर जाना था, और कहीं के लिए ट्रेन, ठीक है लखनऊ तो लखनऊ, यहां से निकलेंगे। तो अफवाह है, फिर भी लोग इकट्ठा हुए क्योंकि ट्रेन छूटने वाली है। अब इनको मालूम है क्या, राहुल गांधी को मोदी को हराना है, अखिलेश को योगी को हराना चाहता है, वो खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है। भाई अकेले की ताकत है क्या, नहीं तो किसको साथ लेंगे पता नहीं। तो पता नहीं से कुछ बनता नहीं। ये अगर आपके दिमाग में ही नहीं है। और दूसरी बात है, उसको हराना है, इसको हराना है। अरे तू खड़ा होने की तैयारी पहले शुरू कर। आपको याद होगा 2 साल पहले जब महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव था, तो कौन चीफ मिनिस्टर हुआ इस पर झगड़ा कर रहे थे। यानी ट्रेन छूटेगी कि नहीं पता नहीं, प्लेन छूटेगा कि पता नहीं, मैं कौन सी सीट पर बैठूंगा इस पर झगड़ा चल रहा है। अरे लेकिन वो फ्लाइट है कि नहीं, वो ट्रेन छूटने वाली है कि नहीं, ये तो देखो। नहीं मुझे ये सीट चाहिए। ऐसे लोग इकट्ठा आकर भी ट्रेन नहीं छूटेगी या फ्लाइट नहीं होगी तो कहां पहुंचेंगे, ये कहीं नहीं पहुंच सकते। तो जो कोई मसूद है या और कोई समाजवादी प्रवक्ता है, उनका झगड़ा हो गया तो लाजमी है ना। रास्ते पर जाते जाते हम चौराहे पर देखते 2-3 कुत्ते एक दूसरे से भौंकते हैं, झगड़ा करते हैं, उनका कोई मकसद नहीं होता, थक जाते हो चुप हो जाते हैं। ये चौराहे पर जो बेबस कुत्ते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये ना पार्टियां है, नहीं, ये अलग अलग नेताओं के जमावड़ा होता है ना, बस वैसा है। तो रोज इनको किसी ना किसी के साथ झगड़ा करना है, भौंकना है। क्यों भौंकना है पता नहीं। तो इनके जो कुछ चल रहा है उस पर मुझे मजा आती है, मैं देखता हूँ, टाइम पास के लिए अच्छा है। और आजकल तो पूरा न्यूज मीडिया है, वो एक्चुअली मनोरंजन हो गए लोग। हमें यूट्यूबर्स को, मुझे या और बहुत सारे हैं, उनको सीरियसली क्यों सुनते हैं।
क्योंकि न्यूज चैनल वगैरह जो है, न्यूज मीडिया जो है, वो एक मनोरंजन का ये हो गया। अब देखो, पिछले 2 हफ्तों से मैं महाराष्ट्र में जो ठाकरे शिंदे के सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से पड़ा था, उसकी सुनवाई हो रही है। अब उसमें उद्धव की साइड जो है, उसका आर्गुमेंट हमारे कपिल सिब्बल कर रहे हैं, और मानो कपिल सिब्बल बोल रहे हैं उसी ढंग से नतीजा आने वाला है। इस ढंग से हमारे पूरा मराठी चिड़िया पलट गया, खेल पलट गया, बाजी ये हो गई, बाजी वो हो गई। अरे दूसरी साइड ने अभी आर्ग्यूमेंट तक नहीं किया है। 8 दिन हो गए, कपिल सिब्बल बकते जा रहे हैं, और क्या क्या बक रहे, सादिक अली केस, नबाम रेबिया केस। मुझे लगता है कि अभी 2-3 साल वो आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे कि पोरस को किसने हराया था, सिकंदर कहां से आया था, अंबी ने क्या किया था, यहां तक जाएंगे। वो सिकंदर को भी नापात्र अपात्र घोषित कर देंगे, और हमारे यहाँ खबरें चलेगी बहुत जल्दी सिकंदर की भी पार्टी नापात्र हो जाएगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। अरे सिकंदर तो 2500 साल पहले की बात है, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट करते जा रहे। और एक बात अभी उस खबर की एक साइड आपको बताता हूं, पक्का ध्यान में रखो, उद्धव ठाकरे हारने वाले हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल ने उद्धव ठाकरे को चक्रव्यूह में घुसा दिया है, बाहर निकलना पता नहीं कैसे। एक जज ने उनको पूछा उस आर्गुमेंट के दरमियान, ये जो आप बोल रहे हैं कि सब पदाधिकारी तो उद्धव ठाकरे के साथ थे, वो पदाधिकारी कहां से चुनकर आए थे, कौन से जिला में पार्टी के जो मेंबर है या कोई है उन्होंने चुनकर दिया था? बोले नहीं, उद्धव ठाकरे ने उनको अपॉइंट किया था। यानी वोटर को उम्मीदवार अपॉइंट कर रहा है, और बोलता है उनके वोटर इस पर मैं चुनकर आया हूं और वो मेरे साथ है, इसलिए लोगों ने चुने हुए एमएलए एमपी जो है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अरे चुनाव आयोग जो चुनाव लेता है उसमें वोट जिसको मिलते हैं उसके आधार पर रिकॉग्निशन होता है, ना कि आपने अपॉइंट किए हुए पदाधिकारी आपको चुनेंगे। उससे क्या मतलब है? वो एनसीपीआई नाम की पार्टी है, क्या अभी रजिस्टर भी नहीं हुआ, कॉकरोच पार्टी है, वो भी बोलेंगे मैं अध्यक्ष हूं और मुझे रिकॉग्नाइज करो। अरे तेरी पार्टी अभी रजिस्टर भी नहीं हुई है, तो तुमने किसी को प्रवक्ता अपॉइंट किया, किसको निकाल बाहर किया, उसका चुनाव आयोग से कोई मतलब नहीं है। चुनाव आयोग चुनाव के लिए होता है, और इसलिए चुनाव की प्रक्रिया, उसमें वोटिंग, उसका काउंटिंग, उसमें जितना हारना वगैरह, इसके आधार पर चुनाव आयोग रिजल्ट अपना निर्णय देता है ना, किसको रिकॉग्नाइज करता है, डी रिकॉग्नाइज करता है। उससे सादिक अली केस में क्या हुआ, नवाब ये चल रहा है। तो इस ढंग के अगर न्यूज बन गए तो उस न्यूज का एनालिसिस हो नहीं सकता। एक बढ़िया बात बोल देता हूँ, एक हमने कहीं सुना, एक सीनेटर अमेरिका का, वो न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस जा रहा था, यानी आइंस्टाइन जा रहा था। उसने जो किस्सा बोला, आइंस्टाइन जा रहा था न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस, तो उसके बाजू में इंडियन बैठा था, एक इंडियन बिजनेसमैन बैठा था। तो आइंस्टाइन बोला 6 घंटे की फ्लाइट है, कुछ बातें करते हैं। तो बोला मैं क्या बात करूंगा, मैं तो बिजनेसमैन हूं, तो साइंटिस्ट है, हमारी बातें क्या हो सकती है। तो बोला नहीं ऐसा नहीं, वैसा। तो इंडियन जो बिजनेसमैन था उसको इंटरेस्ट नहीं था, तो इसने उसको लालच दिखाया। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आपको $5 देना पड़ेगा, और आप सवाल पूछो, अगर मैं यानी आइंस्टाइन सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो मैं आपको $100 दूंगा। अब इंडियन बिजनेसमैन तो होशियार होता है, बोला $5 की इतनी अहमियत नहीं, लेकिन इसके पास से अगर $100 निकल कर आए तो देखते, जुआ खेलते। बोला ठीक है, सवाल पूछो। आइंस्टाइन ने सवाल पूछा कि पृथ्वी से चांद का डिस्टेंस कितना है। वो इंडियन बिजनेसमैन ने 1 सेकंड विचार नहीं किया, जेब में हाथ डाला, $5 की नोट निकाली और आइंस्टाइन को दे दी। तो आइंस्टाइन बोला ठीक है, अब तू तेरा सवाल पूछ। तो इंडियन बिजनेसमैन ने उसको पूछा कि एक ऐसा जानवर है जो पहाड़ी चढ़ता है तो उसके 3 पैर होते हैं, और नीचे लौट कर आता है तो 4 पैर होते हैं।
अब आइंस्टाइन ने अपना पूरा दिमाग खोल के रखा लेकिन जवाब नहीं मिला, तो उसने जेब में हाथ डाला, $100 निकाल के इंडियन बिजनेसमैन को दे दिया। तो इंडियन बिजनेसमैन बोला ठीक है अभी तुम्हारी बारी है। तो आइंस्टाइन बोला लेकिन 1 मिनट पहले मेरा एक क्वेरी है। बोला क्वेरी नहीं, यहाँ क्वेश्चन आंसर चल रहा है, जो सवाल पूछना है तू पूछेगा वो सवाल होगा। तो बोला हरकत कोई बात नहीं। वो बोलता है तूने जो बोला था ना 3 पैर वाला ऊपर जाता है 4 पैर वाला नीचे आता है, उस जानवर का नाम क्या है? फिर इंडियन बिजनेसमैन जेब में हाथ डालता है, $5 की नोट निकाल कर दे देता है। तो ये जो हर रोज डिबेट चलते हैं ना, वो आइंस्टाइन की बुद्धिजीवी जो होते हैं वैसे होते हैं। अर्थात ये बात हुई कि नहीं पता नहीं। एक अमेरिकन सीनेटर ने दुबई में किसी कॉन्क्लेव में बात कही थी, डोंट मेस विथ इंडियंस, ऐसा उसका वो वीडियो का शीर्षक था। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि पूरा मीडिया जो है ना वो ऐसा हो, बिना मतलब के चर्चा करते रहते, क्या चर्चा चल रही किसको पता नहीं। तो इसलिए यूपी में क्या होगा, यूपी में जिनको चुनाव जीतना है वो 2 महीने 3 महीने हो गए, उन्होंने काम शुरू किया है जिनको चुनाव जीतना है। बंगाल के बाद उधर के आरएसएस के बीजेपी के लोग 3 महीने पहले पहुंच गए यूपी में, यूपी उत्तराखंड पंजाब में वो लोग पहुंच गए। अभी इनका चल रहा है कि गठबंधन होगा नहीं होगा, सीट का बंटवारा कैसा होगा, ये ऐसे नहीं होता। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बैठे बैठे खबर निकालनी है तो क्या करेंगे ना, बैठे बैठे जिनको खबर निकालनी ही नहीं है वो आज शरद पवार की पार्टी को कांग्रेस में मर्ज करेंगे, फिर दूसरे दिन बोलेंगे नहीं हो रहा है क्या, 2 दिन तो निकल गए, हाँ फिर तो ये एनडीए में चला जाएगा। ये हमारे मराठी में एक कहावत है, उड़ाला तो पक्षी बुड़ाला तो बेड़ू, यानी क्या बोलते उड़ गया, हाँ तो जरूर पंछी होगा, चिड़िया होगी। नहीं नहीं वो तो डूब गया है, और तो पहले बोल रहा था ना डूब गया, इसका मतलब मेंढक होगा। इस तरीके का एनालिसिस जो चलता है, तो एक दिन शरद पवार उधर जाते एक दिन इधर आते, और शरद पवार को पूछा भाई क्या खबरें चल रही है, बोला मुझे पता नहीं, जरा संजय राउत को पूछ के बताऊंगा। तो खबरें और न्यूज एक मजाक बन गया, आजकल मजाक बन गया। कल इधर जाता है परसों उधर जाता है, ऐसे खबर नहीं होते। एनसीपी के कुछ होने वाला नहीं है, अभी कुछ भी होने वाला नहीं है। और मैं पेपर पर लिख के देता हूं, सुप्रिया सुले कभी भी मोदी की सरकार में मिनिस्टर नहीं होगी, ये लिख के ले लो, नहीं होगी। हाँ लेकिन खबरें चलती रहेगी, खबरें चलती रहेगी। चीफ मिनिस्टर बनेगी महाराष्ट्र की एनडीए में आकर, या मोदी की सरकार में जाएगी, या परसों हमारे कौन है वो पृथ्वीराज चौहान ने बात बताई ना, मुंडे आने वाले थे कांग्रेस में, और मुंडे अगर आते तो हम 2014 का चुनाव नहीं हारते। अरे मुंडे इतने बड़ा नेता था महाराष्ट्र का, लेकिन अकेले के दम पर महाराष्ट्र नहीं जीत पाता तो कांग्रेस को कैसे जिताएगा। लेकिन ये खबरें बनती है, अगर बचकानी हरकत करोगे तो आजकल खबरें बनती है। आप बोल रहे सुबह हुई सूरज निकला है तो आपको कोई खबर नहीं होगी, आप बोलोगे देखो सूरज निकला है और कितना घना अंधेरा है, आपकी हेडलाइन बन जाएगी ब्रेकिंग न्यूज। अंजू पंकज कहती है कि सूरज निकला है और चारों ओर अंधेरा छाया है, ब्रेकिंग न्यूज हो जाती है। तो खबरें और न्यूज मीडिया अब एक मजाक बन गया, एक मजाक बन गया। ये डिपके बोलता है, कोई कई गांव में गया, अरे इधर टॉयलेट नहीं है। डिपके की उम्र 30 साल की है और वो बोलता है कि मैं गांव से निकलकर शहर में आया हूं। तो 30 साल पहले नहीं, लेकिन 25 साल 20 साल पहले ये तो गांव के स्कूल में पढ़ा होगा ना। उस वक्त वहां टॉयलेट थी और उस टॉयलेट से खुशबू आती थी, वहां खुशबू आती थी क्या? आज इसको पता चला कि गांव के स्कूल में ना टॉयलेट की सुविधा है, ना दीवारें अच्छी है। आज इसको पता चला 20 साल बाद, स्कूल छोड़ने के 20 साल बाद। तो क्या स्कूल में था तब उसको पेशाब लगती थी तो माँ बाप उसको हवाई जहाज में बिठाकर बोस्टन भेजते थे, भाई पेशाब वहां करके वापस आना, इधर बदबू है। और इसको खबरें बनाते,
हम्म। कि दीपके गुस्से में है, क्यों? गांव के स्कूल में टॉयलेट नहीं है। अबे तू स्कूल में 20 साल पहले था, तब तुझे दिखाई नहीं दिया? ये जो अगर जर्नलिस्ट कोई होता तो उसको पहले पूछता, तुझे 20 साल बाद दिखाई दे रहा है? जब जब इस स्कूल में पढ़ रहा था तब क्या यहां टॉयलेट था? अब क्यों बोल रहा है? ये बोल कि 20 साल से नहीं है, मानता हूं मैं। तो ये अगर खबर बनती है, इसका मतलब सीधा है कि कोई खबर है ही नहीं। फिर वो शरद पवार की हो, उद्धव ठाकरे की हो, कोई भी खबर हो, आजकल खबर है ही नहीं। ये बैठे बैठे अफवाहें फैलाते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत बंगाल के चुनाव के नतीजे। हर कोई छाती ठोक कर बोल रहा था ममता को कोई हरा नहीं सकता, और ममता कितनी बुरी तरह से हारी देखो। ये ममता की हार नहीं है, पूरी इंडियन मीडिया की हार थी। बंगाल में चुनाव में ममता नहीं हारी है, पूरा इंडियन मीडिया हार चुका है। जो ग्राउंड रिपोर्ट करता था, जो ओपिनियन पोल करता था, जो एग्जिट पोल करता था, सारे के सारे झूठ साबित हुए, क्योंकि इनके पास खबर है ही नहीं। ये बैठे बिठाए अफवाहें फैलाते। और इसलिए शरद पवार यहां जाएंगे वहां जाएंगे, ये सब बैठे बिठे बेचारे शरद पवार को खामखा बदनाम कर रहे हैं। किसी को भी बदनाम ही कर रहे हैं, किसी को भी बदनाम कर रहे हैं। अब देखो जंतर मंतर पर क्या सीजन 2.0 दिल्ली वालों ने इनको मारकर भगा दिया। पार्क में भी मीटिंग नहीं करना, तुम गंदगी हो यहां नहीं चाहिए। कि ये बोलते ना, ये एक शब्द बन गया अंधभक्त। अंधभक्त यानी मोदी को जो चाहेगा वो अंधभक्त है। तो पूरा मीडिया मंदभक्त हो गया, बुद्धि नहीं चल रही है, बुद्धि मंद हो गई है। तो अंधभक्त खिलाफ मंदभक्त, ऐसी लड़ाई चल रही है। अभी तो ये एक्सपोज हो गए, लोगों को समझ में आया ये सिर्फ मोदी के खिलाफ एक नया नाटक खड़ा किया है। ड्रामा पुराना है, आर्टिस्ट नए लेकर आए। यानी जो कल तक वो सेटिंग वगैरह करने का काम करते थे मिस्त्री बनकर, आज उनको ही हीरो करके पेश किया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और आम जनता, देखो मैं एक बात बोल दूं, इस देश की जनता बहुत सुबुद्ध है। बुद्धिजीवी क्या बोलते हैं उस पर उनका भरोसा नहीं है। वो अपने अनुभव के आधार पर कोई निर्णय लेते हैं, अपना वोट बनाते हैं, अपना मत बनाते हैं और उसका दान करते हैं। तो बाकी चलता रहे। क्या होता है, जब देवानंद भी हमारा था, 70 साल 75 साल की उम्र हो गई, बुढ़ा हो गया, फिर भी वो गाने गाते हुए फिल्म में बनाता था, कोई देखने तक नहीं जा रहा। अब देखो धुरंधर के बाद पूरा बॉलीवुड टोटल फेल्योर हो गया। तो फिल्में तो बना रहा है ना, लेकिन वो फिल्में कौन देख रहा है? नहीं देख रहा है, टोटल फेलियर है। 2026 का जो अभी अभी आंकड़े मैंने देखे तो धुरंधर 3,200 करोड़, और 2 नंबर पर फिल्म क्या है 1,000 करोड़ भी नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। तो दीपके नाम का जो एक नया मॉडल, मैं एक पुरानी याद बोलूंगा आपको। हम जब स्कूल में बच्चे थे तो हमारे घर में अखबार आता था, किसी के 2-4 लोगों के, तो एक दूसरा, तो हम उसमें एक ऐड देखते थे, इश्तेहार देखते थे। उस वक्त नरगिस, मधुबाला, मीना कुमारी, ये बड़े नामचीन सुपर हीरोइनें होती थी। तो वो हमाम या रेक्सोना नाम का जो सोप था वो दिखाए थे, मेरी सुंदरता का ये सीक्रेट है। तो आहिस्ते आहिस्ते बदलते गया। फिर हेमा मालिनी, सोप वही था, मॉडल बदलता गया। फिर माधुरी दीक्षित आ गई, श्रीदेवी आ गई। आजकल अभी कोई हीरोइन है, मुझे उनका नाम पूरा का पूरा मालूम नहीं, लेकिन कोई कैटरीना कैफ, वही सोप तो वही है, सोप तो वही है। कितनी महिलाएं वो सोप का इस्तेमाल करके सुंदर हो गई। तो ये चलता रहता है, मॉडल बदलता रहता है, माल वही रहता है। बस मोदी के खिलाफ बोलने वाला चाहिए। जो भी कोई मोदी के खिलाफ बोलेगा, हम कैमरा और माइक लेकर उसके सामने खड़े हो जाएंगे। तो ये बात अब लोगों की समझ में आ गई। लोग वहां जाते नहीं, लोग वहां सुनते नहीं,
लोग वो अखबार लेते नहीं। पूरा मीडिया का कबाड़ा हो गया है। हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता सब एक से एक दिग्गज जिनको मानते थे वो यूट्यूबर बन गए, है ना? क्यों? क्योंकि इनको न्यूज समझती नहीं, इनको पॉलिटिक्स समझती नहीं। और इसका सबसे बड़ा सबूत एक तो धुरंधर है और दूसरा बंगाल का चुनाव है। अगर समझदार कोई जर्नलिस्ट है तो उसको पता चलना चाहिए कि बांग्लादेश में 2024 में जो हो गया दंगा फसाद वगैरह, उसके प्रभाव से हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, बंगाल बीजेपी ने जीत लिया। और अभी जो जेनजी ने बनाई हुई गवर्नमेंट है वो नकार रहे नेपाल के लोग और बोलते कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। उसका प्रभाव नेपाल से सटे हुए यूपी और उत्तराखंड में दिखाई देगा। जर्नलिस्ट हो तो वहां देखो नेपाल क्या करने वाला है। नेपाल पूरे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करेगा। लेकिन ये जिसको पता नहीं है वो आज का जर्नलिस्ट है, तो वो क्या खबर देगा? मैं अपनी आंखें खोल कर रखता हूं और खबर देखता हूं, समझता हूं। मैं इनकी खबरों में झूठ क्या है वो ढूंढने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आज का मीडिया सिर्फ अफवाहबाज है। इस पर मेरा 99% विश्वास है। 1% भी मेरा वो उसमें खबर है इस पर विश्वास नहीं। बिल्कुल देखो, एक होता है ना, आहिस्ते आहिस्ते आपको सच्चाई स्वीकारनी पड़ती है। थोड़ा समय लगता है, लेकिन सच्चाई से आप भाग नहीं सकते। आप इनकार कर सकते हो, लेकिन एक समय आता है सच्चाई आपके सर पर चढ़कर बैठ जाती है। क्योंकि सच्चाई की मर्डर आप नहीं कर सकते, उसका इंसल्ट कर सकते हो, उसका अपमान कर सकते हो। हम तो हमेशा बोलते हैं कि सच परेशान होता है, पराजित नहीं। तो 25 साल से मोदी कहां पराजित हुआ? सच क्या है समझते हो? उसका नाम ही नरेंद्र मोदी है। वो आहिस्ता आहिस्ता इनको स्वीकारना पड़ता है। करेंगे क्या? हाँ, मोदी को परेशान बहुत किया है। राहुल गांधी तो एक तरीके से बोल रहे कि मोदी को हराना मुश्किल है। क्यों? उसको परेशान कर सकते हैं, बस मैं परेशान करते रहता हूं। मैं उसको सोने नहीं दूंगा, मैं उसको ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं, मैं परेशान करूंगा, क्योंकि मैं मोदी को पराजित नहीं कर सकता। ये एक तरीके से राहुल गांधी ओपनली कबूल कर रहे हैं। कांग्रेस की किसी सम्मेलन में राहुल ने बोला ना कि मैं उनको सोने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं हरा नहीं सकता। ये उसका दूसरा वर्जन होता है। तो इसलिए ट्रम्प हो, अब देखो, प्रेसिडेंट बोला इंडियन इकोनॉमी इज डोल्ड्रम्स, प्रेसिडेंट बोला। ये राहुल ने बोला था ना संसद के प्रांगण में। अब वही ट्रम्प बोल रहा है कि इंडिया की सबसे अच्छी चुनाव व्यवस्था है, तो वो क्यों नहीं लोगे भाई? तो एक बार बाला साहब ठाकरे का बयान मुझे याद आता है। बाला साहब ठाकरे ने एक बार बोला था कि देश में सारे मुस्लिमों का वोटिंग राइट्स निकाल दो, उसके बाद कौन लिबरल और कौन सेक्युलर रहता मैं देखता हूं। ये वोटों के लाचार है, वोटों के भीखमंगे है, इससे ज्यादा कोई नहीं। लिबरल वगैरह बोलते हैं, झूठ है। अगर अगले 5 साल में देश में हिंदुत्व पर ही वोट मिल रहा है तो ये इस ढंग से बातें करेंगे कि आपको शक हो जाएगा कि हिंदुत्ववादी आरएसएस है या कांग्रेस है। लेफ्टिस्ट हिंदुत्ववादी है, और वैसे तो है ही, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि ब्रह्म सत्य, हिंदुत्व का इसेंस क्या है? ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। जो सामने दिखता है वो झूठ है, और जो दिखाई नहीं देता वही तो सच है। ये तो ब्रह्म सत्य ये व्याख्या है ना, इसेंस है। तो ये भी तो वो बोलते हैं, जो सामने ही दिखाई देता उस पर उनका विश्वास नहीं है, जो दिखाई नहीं देता वो चोरी हो रही है, सबूत नहीं है। तो इनका ये असली हिंदुत्व जैसे मैं मानता हूं कि ब्रह्म सत्य मानते, लेकिन जगत जिस दुनिया में जी रहे वो दुनिया झूठी मानते। तो ये होता रहता है। देखो,
हजारों सालों से हम पुरानी कथाएं सुने पढ़े, ये सच और झूठ का झगड़ा चलते रहता है और आखिर लोग सच मान लेते। एक पुरानी कही कहानी पढ़ी थी मैंने कि जो झूठ सामने आ जाता है बोलता है पीछे जा पीछे जा, सच को बोलता है रुक जा, सच रुकता नहीं तो चलता ही रहता है, और जब वो भिड़ जाता है झूठ से तो झूठ ओझल हो जाता है। तो ये दुनिया की सच्चाई है, यही सनातन सत्य है। तो ये दुनिया भर में फैल जाएगा।